सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 31 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर के सर्किल पर अमेरिका ने की बड़ी चोट। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अमेरिका इसराइल के सामने झुकने से किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप के खास एनवॉय विटकॉफ आज पहुंचेंगे इसराइल। गजा पर किसी सीरियस फैसले पर डिस्कशन मुमकिन। इसराइल की बड़ी धमकी, गजा के इलाकों पर दी परमानेंट कब्जा करने की वार्निंग। हमास ने लगाया इल्जाम इसराइल भूख को जंग का बना रहा हथियार, राहत भी है एक धोखा। और बशर अल असद के रूस भागने के बाद पहली बार आया ये मौका। अल शरा के मिनिस्टर जा रहे रशिया। क्या बशर के बाद भी रूस को मिलेगी सीरिया में ऑक्सीजन? शुरुआत करते हैं इस शो की ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर और उनकी फैमिली पर अमेरिका ने बड़ी सख्ती की है। यूं मान लीजिए कि आयतुल्लाह खामेनी के सर्किल पर चोट है। अमेरिका ने बुध को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के करीबी सलाहकार अली शामखानी के बेटे मोहम्मद हुसैन शामखानी की शिपिंग कंपनी पर बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। बहुत बड़ी चोट की है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हुसैन शामखानी के जरिए चल रहे 50 से ज़्यादा टैंकर जहाज और कंटेनर शिप्स ईरान और रूस का तेल दुनिया भर में पहुंचा रहे थे, जिससे दसियों अरब डॉलर का मुनाफा हो रहा था। ये मुनाफा अमेरिका को हड़ रहा था, सो उस पर हथौड़ा चला दिया गया। अली शामखानी खुद 2020 से अमेरिका की पाबंदियों में हैं और अब उनके बेटे को भी टारगेट किया गया है। हथियार नहीं डालेंगे, ये हिजबुल्लाह के चीफ का ऐलान है। लेबनान के हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने ऐलान किया है कि मुकावमत कभी भी ज़ायनी दुश्मन को हथियार नहीं सौंपेगी। कासिम ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह के हथियार सिर्फ और सिर्फ लेबनान की हिफाजत के लिए हैं। शेख कासिम ने अमेरिका पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अमेरिका लेबनान को तबाह कर रहा है, बल्कि ताकि ज़ायनी दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका न सिर्फ इसराइल की सीज़फायर की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि लेबनान में फूट भी डलवाना चाहता है। नईम कासिम ने आगे कहा कि अमेरिका लेबनान को एक औजार बनाना चाहता है ताकि वो अपने ग्रेटर मिडिल ईस्ट प्लान को अमल में ला सके। हिजबुल्लाह चीफ ने यह भी कहा कि मुकावमत के हथियार लेबनान के लिए फ़ख्र की बात है, और ये भी कहा कि किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि वो हिजबुल्लाह से हथियार डालने की डिमांड करे। हिजबुल्लाह ने लेबनान की डिफेंसिव ताकत को मजबूत किया है, यह नईम कासिम ने कहा, और कहा कि जो भी हमसे हथियार छोड़ने की बात करता है या मांग करता है, वो इसराइल के एजेंडे की खिदमत कर रहा है। एक तरीके से हिजबुल्लाह ने आवाम को ये मैसेज देने की कोशिश की, अगर नवाब सलाम की भी गवर्नमेंट हमसे हथियार डालने को कहती है तो यूँ समझिएगा कि वो इसराइल को सर्व कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा तो सब जानते हैं कि अमेरिका की हिमायत से इसराइल ऐसे हमले करेगा जो अभी तक नहीं किए, क्योंकि वो तो सीज़ फायर के बाद से रोज़ हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह ने आज तक किसी एक भी हमले का अब तक जवाब नहीं दिया है जब से सीज़ फायर हुआ है। अब बात गजा फ़लस्तीन की। डोनाल्ड ट्रंप के खास एलची, खास एनवॉय स्टीव विटकॉफ आज यानी कि जुमेरात को इसराइल पहुंच रहे हैं, जहां वो गजा की हालत पर अगला कदम तय करने के लिए इसराइली हुक्काम से मुलाकात करेंगे। ये विज़िट मामूली विज़िट नहीं, इस विज़िट से आगे चलकर कोई बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। गजा की जंग को 22 महीने हो चुके हैं, 22 मंथ्स। 2 मरतबा सीज़ फायर की कोशिश इस दरमियान हुई, मगर कोई भी कोशिश कामयाब और टिकाऊ न बन सकी। इसराइल कहता है कि वो हमास की फौजी ताकत और कुव्वत को, हुकूमत को, दोनों को, तीनों को ख़त्म करने से पीछे नहीं हटेगा। ये हमारा टारगेट है। जबकि हमास मुस्तकिल सीज़ फायर, इसराइली फ़ौज का गजा से पूरी तरह इनखला और गजा में आज़ाद मदद की आमद, इसकी गारंटी मांगता है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस जंग में अब तक 60,100 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं और बड़ी तादाद में शहरी जख्मी भी हैं। बढ़ते आगे, इसराइल ने एक बड़ी धमकी दी है। कहा है कि डील ना हुई तो गजा का इलाका कब्जा लेंगे। इसराइल ने हमास को एक सख्त पैगाम भेजा है। कहा है अगर चंद दिनों के अंदर होस्टेज डील पर तुमने दस्तखत ना किए, अंडरस्टैंडिंग ना बनी, तो इसराइल गजा के बाहरी इलाकों पर परमानेंट कब्जा करना शुरू कर देगा।
یہ خلاصہ اسرائیلی چینلز کان اور چینل 13 نے سینئر سرکاری افسروں کے حوالے سے کیا۔ وہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجامن نیتن نے اپنے قریبی منسٹرز اور صلاحکاروں کے ساتھ ہوسٹیج ڈیل پر بات چیت کی تازہ حالت پر اہم میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھی خاص رہی۔ اسی بیچ امریکہ کے مڈل ایسٹ انوائے اسٹیو وٹکوف بھی اسرائیل دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ جیسا ہم نے پچھلی خبر میں آپ کو بتایا، امریکی افسروں کے مطابق وٹکوف غزہ میں راحت اور ڈیل سے جڑے آگے کے قدموں پر چرچا کریں گے اور شاید گراؤنڈ پر GHF کی راحت سائٹس کا بھی دورہ کریں۔ اب آپ پچھلی خبر کو وٹکوف والی کو اس خبر سے لنک کر سکتے ہیں۔ فلسطینی ریزسٹنس تحریک حماس نے ایک بیان میں اسرائیل پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے دی جانے والی مدد جو اسرائیل دے رہا ہے، جارڈن ایجپٹ نہیں، جو اسرائیل مدد دے رہا ہے وہ نہ صرف بہت کم ہے بلکہ اسے ایسے علاقوں میں گرایا جا رہا ہے جہاں سے لوگ پہلے ہی نکل چکے ہیں۔ اسرائیل بھی ایئر ڈراپ کر رہا ہے۔ حماس کہتا ہے اس وجہ سے یہ راحت بیکار ہو جاتی ہے، سول لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے سو الگ۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج ایک طرف راحت ٹیموں پر حملہ کرتی ہے، دوسری طرف لوٹ مار کرنے والے گروہوں کو انہیں کھلی چھوٹ دیتی ہے تاکہ غزہ میں بھوک اور بھوک مری کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ حماس نے عالمی اداروں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس بھوک کی سازش کو دنیا کے سامنے لائیں، ایکسپوز کریں، کیونکہ یہ بھی ایک سوچی سمجھی جنگ ہے اپنی طرح کی، جو سیدھے بمباری یا تباہی سے کسی پہلو میں کم نہیں ہے۔ اب سر کچھ خبریں لائیو۔ حماس نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، اسے اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں خود اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ نے چھاپا ہے۔ اسرائیل ریجیکٹس حماس ڈیمانڈ ٹو ریلیز لیونگ ٹیررسٹ ان ایکسچینج فار ہوسٹیج باڈیز۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ حماس کو تو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، لیکن کیا عام عوام کو یہاں پر ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ حماس نے کس کی ڈیمانڈ کی تھی؟ فی الحال یہ کہتے ہیں، ان کی ہیڈ لائن یا ان کی خبر کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے حماس کی اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا ہے جس میں حماس نے کہا تھا کہ جب ہم مارے گئے اسرائیلی ہوسٹیجز کی باڈیز دیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں زندہ لوگ چاہیے، زندہ فلسطینی چاہیے جو تمہاری جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کرنی پڑے گی۔ تو اب حماس نے اپنے لوگ مانگے تھے وہ عام لوگوں کی، مجھے نہیں لگتا کہ اپنے لوگ مانگے ہوں گے۔ تو فی الحال یہ فلسطینیوں کے لیے ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، جو بھی ہے۔ کہا کہ ہم زندہ لوگ نہیں دیں گے، مردوں کے بدلے مردہ دیں گے۔ اسرائیل نے تو بہت زیادہ مردے اکٹھے کر رکھے ہیں، شاید اسی دن کے لیے بہت سے لوگ ان کے جیلوں میں مر جاتے ہیں فلسطینی۔ بہت سی الزامات ہیں کہ باڈیز کو قبروں سے نکال کر وہ لے گئے، ایون یحییٰ سنوار کی باڈی ابھی تک ان کے پاس ہے۔ اور اب ایک خبر سیریا سے۔ سیریا کے فارن منسٹر جو ہیں وہ اپنی فرسٹ آفیشیل وزٹ پر رشیا جا رہے ہیں، بشار الاسد کے روس بھاگنے کے بعد سے۔ بشار الاسد کے تختہ پلٹ کے بعد یہ پہلی آفیشیل وزٹ ہے احمد الشرا کے کسی آفیشیل کی، کسی منسٹر کی، اور خود روس نے اس کی جانکاری دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ سیریا کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہے، رشیا اعلان کر رہا ہے۔ رشیا کتنا بیتاب ہے سیریا کے لوگوں کو اپنے یہاں بلانے کے لیے، کیونکہ سیریا ہی وہ واحد زمین تھی جہاں پر روس کو پیر رکھنے کی اجازت ملی تھی، اور بڑا اس کی جو ہے اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے سیریا کی زمین کی، وہ جہاں پر ہے۔ کیا رشیا انہیں کنونس کر پائے گا کہ پھر سے یہ روس کو سیریا کے اندر نیول اڈے اور آرمی بیس بنانے دیں، وہ بھی تب جب اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے؟ اور کیا انہیں یہ ضرورت محسوس ہو چکی ہے کہ صرف ویسٹ کے پلو میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی ایسے کو بھی اپنی زمین پہ رکھنا ہوگا جس کی وجہ سے حملے نہ کرے اسرائیل؟ لیکن ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ IRGC کے بڑے کمانڈرز کو روس کی موجودگی میں ہی جب بشار الاسد کی حکومت تھی، اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر کے مارا تھا، اور بشر کے زمانے میں بھی خوب ایئر اسٹرائک اسرائیل کرتا رہتا تھا، آئے دن ہم ہی نے پڑھا ہے پچھلے 2 سال میں۔ یہ اور بات ہے کہ بشر کے بھاگنے کے بعد انہوں نے ہتھیاروں ڈپوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، لیکن حملے پہلے بھی ہوتے تھے۔ کیا ڈیل ہو سکتی ہے یہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بلایا ہو روس نے اور انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ امریکہ کے اثر میں آنے کے بعد
रूस की तरफ को ही वो बढ़ाएंगे। और अभी ये इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका से भी रखें और रूस से भी रखें। खैर आगे बढ़ते हैं सर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गज़ा के जो भुखमरी के हालात हैं उनके बारे में क्या, देखिए मदद रोज़ आ रही है, एयर ड्रॉप भी हो रहा है, ट्रक्स भी आ रहे हैं, बट आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली सब मिलाकर 100 ट्रक। नीड है, ज़रूरत है 500 से 600 ट्रक की। सो यू कैन अंडरस्टैंड, बाकी जो 400 से 500 ट्रकों से जिनकी भूख मिटनी थी वही भुखमरी में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि गज़ा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में है, मतलब तबाहकुन हालात में है इस वक्त, और वो फुल स्केल भुखमरी की चौखट पर खड़ा है। ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन गज़ा रिमेन सिवियरली हिंडर्ड। जाहिर सी बात है उसमें रोड़े लगे हुए हैं। एड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही माल भी लुट जाता है, आने में भी रोड़े लगे हुए हैं, सारे ट्रक आने में नहीं दिए जाते हैं। और वो कहते हैं देयर इज एन अर्जेंट नीड टू परमिट द एंट्री ऑफ कमर्शियल गुड्स। कमर्शियल सामानों की अर्जेंट एंट्री के लिए इजाज़त मिलनी ज़रूरी है। सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड, खाना, रोटी, दाल, चावल, पानी नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए हैं ताकि ज़िंदगियों को बचाया भी जा सके, संवारा भी जा सके। अब मैं आपको एक ग्राफिक दिखाता हूँ, जो ऊपर लिखा है वो सब नीचे है। गज़ा में जो भुखमरी का आलम है वो अपने सबसे तबाहकुन स्टेज में है। 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अस्पताल में हैं, जो कि अक्यूट मेलन्यूट्रिशन का, भयंकर कुपोषण का शिकार है। हड्डियां निकल आई हैं, वो स्केलेटन बन गए हैं। कल हमारी किसी व्यूअर ने कहा कि मैं डर गई, एक छोटे बच्चे ने जो मुझसे सवाल किया, मैं डर गई। वो बच्चा मेरा था। उसने गज़ा के, हमारी व्यूअर हैं, मैं उन्हें, अपनी बहन को सलाम करता हूँ, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चे ने गज़ा के बच्चे का फ़ोटो देखकर पूछा, मम्मा ये क्या स्केलेटन है। तो 20,000 बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं मैलन्यूट्रिशन की, जो ज़रूरी ग़िज़ा है उसकी कमी की वजह से। 3 लाख बच्चे 5 साल से नीचे के और 1.5 लाख प्रेग्नेंट औरतें और दूध पिलाने वाली जिनके बच्चे इतने छोटे हैं जो माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं। ये 3 लाख 5 साल से छोटे के बच्चे और 1.5 लाख वो दोनों औरतें हैं, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। इन्हें अर्जेंट सप्लीमेंट्स चाहिए लेकिन इन्हें नहीं मिल रहे। ये गज़ा की कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है। मदर्स इन गज़ा आर फोर्स्ड टू गिव देयर बेबीज वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ मिल्क एंड फार्मूला। गज़ा की माएँ मजबूर हैं अपने छोटे मासूम बच्चों को पानी पिलाने के लिए, जिन्हें पानी नहीं दिया जाता, हम आप जानते हैं। उन बच्चों को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि उन माँओं के पास उन्हें पिलाने का अपना दूध तो है ही नहीं। फार्मूला मिल्क जो डब्बे का दूध आता है, जो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है, वो भी नहीं है। उन बच्चों को पानी पिलाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, हम कहाँ छोटे बच्चों को पानी पिलाते हैं, 1 चम्मच, आधी चमची, हिचकी आ जाए तो। बर्नी सैंडर्स अमेरिका के सेनेटर हैं, इन्होंने कहा कि गज़ा में 18,000 बच्चे मार दिए गए, उनका कत्ल कर दिया गया। इसराइल जो गज़ा में कर रहा है वो एथनिक क्लिंजिंग है, वो नस्ल कुशी है, और उन लोगों को भूखा रखकर उनकी ज़मीनों से खदेड़ देने की एक मुहिम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, दोनों के लिंक्स हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर फॉलो ज़रूर कीजिए। लाइव सेशन शायद वहाँ जल्दी शुरू होने वाले हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।